लेकिन बड़ी अच्छी खबरें हैं, बड़ी खबरें हैं। यानी अच्छी खबरें तो पाकिस्तान में बहुत कम ही सुनने को मिलती हैं, लेकिन ये क्लैरिटी बहुत आ रही है इन खबरों के बाद। एक तो सबसे बड़ी खबर यह है कि जस्टिस याह्या अफरीदी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना दिया गया है। इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि ये ऑब्वियस था। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि जस्टिस याह्या अफरीदी को बनाया जाएगा, तो क्यों बनाया जाएगा? हुकूमत की चॉइस जस्टिस याह्या अफरीदी को ही होना था। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब से ये बहुत पुराने नाराज हैं। ये जो हुकूमती जमातें हैं जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के फैसलों से खुश नहीं है, और वो जितनी टेक्निकली चीज़ों को देखते हैं, जितनी उनकी काबिलियत है, तो उनसे ये खाइफ रहते हैं। फिर एस्टेब्लिशमेंट हो या हुकूमत हो, कोई भी जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को दबा नहीं सकता, लिहाजा वो तो ऑप्शन ही खत्म था। अब आ रहे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से काफ़ी अरसे से मुलाकातों की कोशिश की जा रही है। ये अब मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि उनसे मुलाकातों की कोशिश की जा रही है। मिडल मैन ने बड़ी कोशिश की कि जनाब किसी तरह जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की मुलाकात करवा दी जाए ताकतवर हलकों में, लेकिन न सिर्फ उन्होंने मुलाकात करने से इनकार किया, बल्कि इस मामले को रिपोर्ट भी कर दिया कादी फायद ईसा साहब को कि जनाब मुझसे मुलाकात के लिए कहा गया, तो मैंने आपको बताया मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि जजेस बताते हैं मिसकंडक्ट हो जाता है, वरना उनको बताना होता है अपने रूल्स के मुताबिक। तो मंसूर अली शाह साहब ने किसी भी किस्म की सौदेबाजी से इनकार किया, तो उन्हें सौदेबाजी के लिए कहा जा रहा था कि अगर वो सौदेबाजी कर लें तो वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाएंगे, लेकिन उन्होंने इनकार किया। तो तीसरी चॉइस एक ही रह गए थे, जस्टिस याह्या अफरीदी। अब जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के बारे में कुछ लोगों का यह दावा था कि वो इनकार कर सकते हैं। ये कोर्ट रिपोर्टर्स भी कह रहे थे, कुछ वकला भी कह रहे थे, लेकिन अभी तो गवर्नमेंट ने क्योंकि उनका नाम दे दिया है और उनका तकर्रुर कर दिया गया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर पे, और अब सिर्फ उनको हलफ उठाना है, तो देखना यह है कि क्या वो ऐसा करते हैं या नहीं करते। क्योंकि देखिए उनके पास अभी उनकी सर्विस पड़ी हुई है, वो 3 साल के बाद अपनी रिटायरमेंट की उम्र से पहले चीफ जस्टिस के ओहदे से फारिग हो जाएंगे। तो क्या एक चीफ जस्टिस अपनी रिटायरमेंट के बाद भी रह सकता है? ये नई सिचुएशन है, ये कानूनी राय बाद में लेंगे, लेकिन मामला यह है कि वो इनकार कर सकते थे, कुछ लोग कह रहे थे, लेकिन अभी तक तो कोई ऐसी खबर नहीं आई। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आज का और कल का, तो हमें पता चल जाएगा कि जस्टिस याह्या अफरीदी इसके ऊपर क्या रद्द अमल देते हैं। आज 23 तारीख है, 25 तक कादी फायद ईसा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, और 26 को याह्या अफरीदी साहब जो है वो हलफ उठाएंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस हलफ में शामिल होने से इनकार किया है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये ज्यादती हो रही है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को आईने पाकिस्तान के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना चाहिए था। ये सिर्फ उनका रास्ता रोकने के लिए और उन्हें रास्ते से हटाने के लिए, क्योंकि वो समझौता नहीं कर रहे थे। देखे ना, ख्वाजा आसिफ अपने मुंह से कहते रहे, राना सनाउल्लाह, बाकी लोग भी, कि अगर चीफ जस्टिस आ गए मंसूर अली शाह साहब तो हमारा तो अक्टूबर के अंदर हुकूमत चली जाएगी, हमारे तो हल्के खुल जाएंगे, हमारे तो ट्रिब्यूनल जो है वो काम शुरू कर देंगे, तो हमारे जाली फार्म 47 के ऊपर जो हुकूमत बनी हुई है तो टिकेगी नहीं। तो हुकूमत को बचाने के लिए उनके लिए जरूरी था। कादी फायद ईसा साहब जैसा जज तो उनको नहीं मिल सकता दोबारा। कादी फायद ईसा साहब ने जो खिदमात सर अंजाम दिए, जिस तरह उन्होंने मुनसफ की सीट के ऊपर बैठ के काम किया है, ऐसा काम तो मुझे नहीं लगता कि तारीख में पहले किसी ने किया था या आइंदा कोई जज कर पाएगा। जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो है वो इन तीनों के अंदर से हुकूमत को लगा कि शायद हमारी हुकूमत इनके लगते हुए या इनकी मौजूदगी में ज्यादा चल जाए, लेकिन ये याह्या अफरीदी साहब हैं, एक बात याद रखिएगा। और पठानों का जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना, वो कोई इतना अच्छा नहीं होता कि आप उन्हें कंट्रोल कर सकें। बहरहाल एक जज है, एक चॉइस है हुकूमत की। अब मंसूर अली शाह साहब के बारे में भी बहुत सारे लोग दावा करते थे और बड़े सीनियर जर्नलिस्ट दावा करते थे, वकला तंजीमें बड़ा रोला डालती थी। तो मंसूर अली शाह साहब के बारे में कहा जाता है कि अदलिया में जजेस की अगर सबसे बड़ी तादाद किसी जज के साथ खड़ी है तो वो मंसूर अली शाह साहब है, और इन्हें हटा देना हुकूमत के लिए इतना आसान नहीं होगा। एक बहुत बड़ी चट्टान है, बहुत बड़ी रुकावट है, बड़े तगड़े जज हैं। अब मंसूर अली शाह साहब को हटा दिया गया, रुकावट डाल दी गई, और उनकी जगह पे याह्या अफरीदी साहब जो तीसरे नंबर पे हैं उनको लाया गया है। और ये आईनी तरमीम ही सिर्फ इस मकसद के लिए की गई है क्योंकि फौरी तौर पे ये कार्रवाई की गई, वरना ये आईनी तरमीम अगर मंसूर अली शाह साहब के खिलाफ ना होती तो 26, 27, 28, 29, 30 कभी भी आ सकती थी। लेकिन 4-5 दिन पहले लाने का मतलब यह है कि मंसूर अली शाह साहब को हटाना था। अब देखना यह है कि जिस रद्द-ए-अमल की तवक्को की जा रही थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और उनके साथी जजेस बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल देंगे और कोई एक्टिविटी बड़ी हो सकती है इस मुल्क में, तो वो अभी तक तो नजर नहीं आई। और अगर ये नहीं होती तो मेरा एक सवाल है, बड़ा बुनियादी सवाल है आप सब लोगों से, है कि क्या जजेस अपनी अदलिया के लिए खुद खड़े नहीं हो सकते? और अगर वो अपनी अदलिया के लिए, अपनी अदलिया की आज़ादी के लिए, उसकी बका के लिए जजेस खड़े नहीं होते, तो वो आम आदमी क्यों सड़कों पे जाके डंडे खाए, आंसू गैस के शेल खाए और तकालीफ बर्दाश्त करे? ये सवाल वैसे जजेस को भी अपने आप से पूछना चाहिए। अगर वो खुद खड़े नहीं हो रहे तो उनके लिए पूरी कौम खड़ी होने के लिए तैयार भी हो तो क्या फर्क पड़ता है? यानी ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ बैठे और हर चीज उनको प्लेट में ला के दी जाएगी।
अगर कोई जिद्दोजहद है या कोई कुर्बानी है तो उसके अंदर सबको अपना अपना हिस्सा डालना पड़ता है। इमरान खान लेविश जिंदगी गुजारने वाला आदमी आज जेल में पड़ा हुआ है, उसका भांजा जेल में है, उसकी बीवी जेल में है, उसकी 2 बहनें जेल में है। एक बहन जो है वो जेल में नहीं है, वो जेल के दरवाजे पे ही रहती है कि मुझे मेरे भाई से मिलवा दो, मुझे मेरे भाई से मिलवा दो, मेरे भाई की हालत पता नहीं तुमने क्या कर दिया, क्यों नहीं मिलवा रहे। तो बहन की तकलीफ है ना। ऐसी सूरत पाकिस्तान में किसी सियासतदान के साथ नहीं हुई। अगर इमरान खान जैसा आदमी जिसने शहजादों वाली जिंदगी गुजारी है वो इतनी कुर्बानी दे सकता है, तो ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस अगर अपने खिलाफ होने वाली नाइंसाफी पर नहीं बोलते तो फिर पाकिस्तानियों को क्या पड़ी है? ये सवाल है। लोग उठेंगे, मुझे पता है, लोग जोर लगाएंगे, लोग अपना हक अदा करेंगे, लेकिन ये लोग क्या हमेशा अपने कंफर्ट जोन के अंदर ही रहेंगे? कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे। देखें ना, इमरान खान से अच्छी जिंदगी तो इन्होंने नहीं गुजारी। उसने तो पूरी दुनिया में उसका नाम है, जहां जाता है वीआईपी हो जाता है। अगर वो इतनी मार खा रहा है तो ये लोग अपने हक के लिए क्यों नहीं? और वो अपने हक के लिए नहीं, कौम के हक के लिए मार खा रहा है, और ये अपने हक के लिए अगर खड़े नहीं होते तो फिर बड़ी माजरत, मैं कोई सख्त अल्फाज नहीं कहना चाहता। अच्छा जी, ये हुकूमत की चॉइस है, एक बात ध्यान में रखिएगा। ये याह्या अफरीदी साहब को ये इम्तियाज हासिल होगा आज तक आने वाले चीफ जस्टिस में कि ये 3 पॉलिटिकल पार्टी जो हुकूमत में आई उनकी चॉइस है। एमक्यूएम, पीपल्स पार्टी और नून लीग अपना चीफ जस्टिस लाई है। कल को ये उन्हें सूट करें या ना करें, लेकिन वो अपना चीफ जस्टिस लेकर आए हैं। तीनों सियासी जमातें जो हैं, पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम। पीटीआई जो है वो बाइकआउट कर रही है। टेक्निकली उनको करना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने कमेटी का भी बाइकआउट किया। हालांकि उन्हें मनाया गया, फजलुर रहमान साहब ने भी कहा, बाकी लोगों ने कहा, उन्होंने कहा नहीं जी हम नहीं आ रहे। बाइकआउट वो इसलिए कर रहे हैं कि वो इस आईनी तरमीम में ही नहीं मानते। इमरान खान साहब ने भी कहा कि ये आइन के ऊपर हमला है, अदलिया के ऊपर हमला है, तो उनको मानते नहीं तो शिरकत करके वो अपने आप को खराब करेंगे। अब आज वकला तारीख चलेगी, कुछ लोग ये कह रहे हैं और वकील कह रहे हैं, तो बिल्कुल चलनी चाहिए। इससे पहले वकला तारीख जब चली है ना नाज़रीन माजी में, तो मैं आपको मादरत के साथ, मेरे जो वकील भाई हैं, मैं उनको याद दिला दूं कि उसके पीछे बहुत बड़ी फंडिंग भी थी और एस्टेब्लिशमेंट के एक पूरे हिस्से की सपोर्ट थी। अगर परवेज़ मुशर्रफ वकला तहरीक के हक में नहीं थे तो जनरल कियानी उस वक्त वकला तहरीक के हक में थे, और जनरल कियानी परवेज़ मुशर्रफ के साथ साजिश कर रहे थे, जो DGISI थे, और पैसा भी बहुत खर्च हो रहा था वकला तहरीक के ऊपर। बेशुमार पैसा खर्च किया था पॉलिटिकल पार्टीज ने, बाहर से भी पैसा आया था, तो उस वक्त ये तहरीक चल गई थी। हालांकि वकीलों ने बड़ी कुर्बानियां भी दी हैं, बड़ी मारें खाई हैं, लेकिन पैसा भी बहुत था। अब बगैर पैसे के क्या वकला एक तहरीक खड़ी कर सकते हैं? सवाल यह है। एस्टेब्लिशमेंट की बिल्कुल सपोर्ट नहीं होगी, क्या उसके बगैर वकला एक तहरीक खड़ी कर सकते हैं? दो चीजें ना, पैसे और एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के बगैर क्या वकील अपनी तहरीक खड़ी कर सकते हैं? तो मुझे भी इसका जवाब नहीं पता। वकील इसका जवाब आने वाले दिनों में आपको दे देंगे। एक और नाज़रीन इंसिडेंट हुआ जो मुझे आपको बताना पड़ेगा। एक तो आईनी तरमीम के मामले के ऊपर जो है वो HRCP का स्टेटमेंट आ गया, ICJ का स्टेटमेंट आ गया, आलमी मीडिया जो है उसके बहुत सारे स्टेटमेंट आ गए, वकला तंजीमों के बहुत सारे स्टेटमेंट आ गए, और इस आईनी तरमीम को कोई भी अच्छी नज़र से नहीं देख रहा। इसको सब तनकीद कर रहे हैं। सबको ये लगता है कि पाकिस्तान के आइन में ऐसी तरमीम की गई है कि पाकिस्तान की अदलिया के पर काट दिए गए हैं, पाकिस्तान की अदलिया को टूथलेस कर दिया गया है, पाकिस्तान की अदलिया का सर कुचल दिया गया है। ऐसा लगता है कि अदलिया के साथ ज्यादती हुई है। अब इस आईनी तरमीम का जो तरीकेकार था जिस पर हम पहले बात कर रहे थे, उसको अगर आप देखें तो कासिम रोंचो साहब जो हैं, ये अख्तर मेंगल साहब के सेनेटर थे और ये गायब थे कई दिनों से। इन्होंने अख्तर मेंगल साहब के साथ खड़े होकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक तो ये गए थे सेनेट में, तो सेनेट में फौरी तौर पर फजलुर रहमान साहब के सेनेटर ने कहा जी कोरम पूरा नहीं है, फारिग करो। हालांकि वहां पे इन्होंने तकरीर करके बताना था कि इस सेनेट में मुझे कैसे लाया गया, कौन लाया, कैसे ज्यादती हुई, लेकिन नहीं बता पाए। इन्होंने उसके बाद इस्तीफा दिया, और इस्तीफा देके आके जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो मैं आपको बता देता हूं। इन्होंने कहा जी मुझे 6-7 दिन तक जोर आवर ताकतवर लोगों ने अपने पास मेहमान बनाकर रखा। मैंने उनसे कहा कि मैं नहीं भागता यार, मुझे घर जाने दो, मुझे वहां मच्छर काटते रहे, मुझे मलेरिया हो गया। 2 मरतबा मेरा डायलिसिस करवाने के लिए भी वो खुद अपने साथ अस्पताल लेकर गए, और 1 मरतबा जब मुझे मलेरिया हो गया फिर भी मुझे अस्पताल ले जाकर उन्होंने चेक करवाया। मैंने उन्हें कहा मुझे घर जाने दो, मैं कोई मुल्क से नहीं भाग जाऊंगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं जी आपने हमारे खाने खाने हैं, 4 दिन अभी आप और हमारे मेहमान हैं। उन्होंने कहा इस ऐवान में बेहिस लोगों के साथ बैठना समझ से बाहर है, तो मैंने इस्तीफा दे दिया है। फिर उन्होंने कहा जी कि मुझसे मेरा मोबाइल भी ले लिया गया था और मेरे पास कोई राब्ते का जरिया भी नहीं था। ये उनका स्टेटमेंट था और वो ओपनली अपना स्टेटमेंट दे रहे थे। मीडिया के नुमाइंदगान सवाल कर रहे थे, वो जवाब दे रहे थे। कासिम साहब जो सेनेटर हैं अख्तर मेंगल साहब के, जिन्होंने तरमीम के हक में वोट देके वोट पूरे करवाए। अब बाद में क्योंकि बड़ा दबाव आया उनके ऊपर मुबैना तौर पे, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट और जारी कर दिया, जब अख्तर मेंगल साहब भी उनके पास नहीं थे, बाकी लोग भी नहीं थे। अब कुछ लोग ये क्लेम कर रहे हैं उनके ऊपर बड़ा शदीद दबाव आया दोबारा से, जैसे उनसे पहले वोट लिया गया वैसे ही उनसे दोबारा स्टेटमेंट ले लिया गया। स्टेटमेंट है जी मुझे दबाव में आकर मैंने ये स्टेटमेंट दिया, मुकर गए वो, और उन्होंने कहा जी कि मुझसे ज़बरदस्ती बयान दिलवाया, और बयान दिलवाया जनाब मुझसे ये
अख्तर बेंगल साहब ने, और तमाम चीज़ें मुझे लिख कर दी थी, और ये चीज़ें जाली हैं, फैब्रिकेटेड है, और मैं अपने घर पे ही मौजूद था इन दिनों में। अब ये दोनों जो स्टेटमेंट आई है ना, इनमें सच्ची और झूठी स्टेटमेंट का आपको ऐसे पता चल जाना चाहिए कि पीटीवी पे कौन सी चली है। यानी आजकल पीटीवी जो है वो जो खबर चलाता है वो आपको पता है एजेंडे पे चलाता है। पाकिस्तान के मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, या कल अखबार छपेंगे उसके अंदर भी आप देख लीजिएगा, आज छपेंगे, छपे हुए होंगे, आप देख लें कि जिन्होंने ये खबरें छापी हैं या चलाई हैं वो दूसरी वाली चलाई है उनकी, पहले वाली किसी ने नहीं चलाई। जब वो बता रहा था उसके साथ क्या क्या जुल्म हुआ और किस किस तरीके से हुआ, तब किसी मीडिया ने नहीं दिखाया। और जब वो ये बता रहा था कि मेरे पे कोई जुल्म नहीं हुआ, मैं एवं शिकवा कर दिया मैंने उनके कहने के ऊपर, तो वो सब मीडिया ने चला दिया। तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान में इस तरमीम के लिए क्या किया गया, और अब तरमीम के मामले को दबाने के लिए मीडिया को बाकायदा मैसेजेस आए हुए हैं। मीडिया को यह कहा गया है कि जनाब आप उन लोगों को बुलाने से गुरेज करें अपने प्रोग्राम्स के अंदर जो ये कहते हैं कि आईनी तरमीम के लिए जोर जबरदस्ती की गई, लोगों को अगवा किया गया, या लोगों के साथ जुल्म और जबर किया गया। भाई इतनी सारी तो पटिशंस पड़ी हुई हैं हाई कोर्ट्स के अंदर, जगह जगह पे मीडिया पे खबरें छपी हुई है, हर जगह पे वो खवातीन मौजूद है जो अगवा हुई है, वो बहुएं, बेटियां, बीवियां मौजूद है जो अगवा हुई है, जिनके साथ जुल्म हुआ है। तो ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड है, इस वक्त कहीं छुपी हुई नहीं है, सारे इसको मानते रहे हैं, बल्कि ये कहते रहे जी ज्यादती हुई है, ये गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। पीएमएलएन के लोगों से मिलो, पीपल्स पार्टी के लोगों से मिलो, बाकी लोगों से मिलो, वो सब कहते हैं जी गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए था और इसको सपोर्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन वो बेचारे मजबूर हैं, वो क्या करें। तो जनाब ये अब पैगाम मीडिया को भी दिया गया है कि आप भी जनाब डाउन हो जाए, आईनी तरमीम हमने करनी थी, कर ली है, अब अगली तरमीम तक चुप रहे। तरमीमें क्योंकि भी और भी हो सकती हैं। अब एक और चीज मैं आपको बताता हूं इसमें कि कादी साहब ने जाते जाते भी वो कोशिश कर रहे हैं, कोई जुल्म ऐसा रह तो नहीं गया जो उन्होंने ना किया हो। अब जाते जाते उन्होंने इख्तिलाफी नोट लिख दिया 14 सफ़ों का, उसके अंदर कह रहे हैं ये फैसला ही नहीं हुआ मखसूस नशिस्तों वाला। फुल कोर्ट ने फैसला दिया, फुल कोर्ट में जजों की अक्सरियत ने फैसला दिया, ये सबसे बड़ी कोर्ट होती है। और कादी साहब ने पता नहीं कहां पे कानून या आइन पढ़ा है, वो कह रहे हैं जी फैसला ही नहीं हुआ। ये बहुत अजीब चीजें कर रहे हैं। जाते जाते भी नवाज शरीफ के और इस निजाम के फायदे के लिए कादी साहब पूरा जोर लगा रहे हैं। आज उन्हें पता है कि वो जा रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं, लेकिन हो सकता है उन्हें किसी और ओहदे का लालच दिया गया हो, या उन्हें कहा गया हो कि कुछ और आपको प्रोवाइड करेंगे, पता नहीं क्या है। लेकिन जो भी है, कादी साहब चाहे इमरान खान पे उनको गुस्सा है या बुग़्ज़ है या कुछ भी है, वो जाते जाते भी जो है वो ऐसे काम करते हुए जा रहे हैं कि लोग उन्हें बड़े लंबे अरसे तक याद रखेंगे। और जिस तरह याद रखेंगे कादी साहब खुद अच्छी तरह जानते हैं। इस आईनी तरमीम के बाद एक चीज और भी हुई है नाज़रीन, बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब जो अपील होती है ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, देखें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील कौन करता है? अपील अदालत का दरवाजा कौन खटखटाता है? अदालत का दरवाजा वो खटखटाता है जिसे इंसाफ चाहिए होता है, जो ये कहता है जी ज्यादती हो रही है, ज्यादती को रोके, ये जुल्म हो रहा है, जुल्म को रोके, ये नाइंसाफी हो रही है, इस नाइंसाफी को रोके। वो बंदा ही जाएगा ना अदालत में अपील लेकर। अब अपील की जो फीस है वो 10 लाख रुपए कर दी गई है कि सिर्फ ताकतवर अशराफिया या अमीर लोग अपील कर सकेंगे। गरीब आदमी से अपील का हक ही छीन लिया। एक आदमी जिसके पास पैसा नहीं है, जो गरीब है, कमजोर है, वो अपील ही नहीं कर सकता। कैसे जाएगा 10 लाख रुपए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाएगा कि जनाब मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील करना चाहता हूं। फर्ज करें किसी आदमी के साथ वो मुआशरे में बहुत बड़ा जुल्म देखा, वो आ गया, खड़ा हो गया, या कोई भी चीज उसने देखी, उसने कहा इसको रोके, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील लेकर आ गया। अब अपील के लिए पहले 50,000 रुपए लगते थे, लोग कर लेते थे चंदा वंदा, 10 लाख रुपया कहां से इकट्ठा करेंगे? एक अपील करने की कीमत 10। अब अशराफिया ने देखे ना, बड़े बड़े लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, बहुत ज्यादा इनके पास इख्तियारात हैं, बड़ी बड़ी जायदादें हैं, पूरी दुनिया के अंदर इनकी जायदादें हैं। तो जब इन्होंने फैसला किया तो उन्होंने कहा जी लोग हैं अपीलें डालते रहते हैं, तो प्रॉब्लम आती है जनाब, अपील की कीमत बढ़ा के 10 लाख कर दो, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारे लिए तो पीनट है। जब हमने अपील करनी होगी हम 10 लाख रुपए ऐसे फेंकेंगे, देंगे। लेकिन गरीब आदमी के लिए अपील करने का, अदालत के अंदर दाखिल होने का हक छीन लिया इन्होंने। मेरे ख्याल में इनको यह चाहिए कि इंसाफ अब सिर्फ अमीर के लिए है, ये भी उसके अंदर लिख देते, और वीआईपी इंसाफ के लिए थोड़ी सी फीस और 2-4-5 मिलियन बढ़ा देते। बल्कि इनको यह करना चाहिए था कि जल्दी इंसाफ की फराहमी के लिए भी 2-4 मिलियन एक्स्ट्रा रख लेते, ताकि अमीर आदमी को जल्दी और फौरी इंसाफ मिल जाए। सस्ता इंसाफ तो जो है वो अब ख्वाब बन गया। एक और स्टेटमेंट जनाब फैसल वाटा का आया। वैसे ख्वाजा आसिफ के साथ लड़े हैं, लेकिन दोनों की बातें मुझे अच्छी नहीं लगी, तो मैं वो करता ही नहीं, एक दूसरे की फैमिली तक नहीं जाना चाहिए। लेकिन फैसल वाटा ने क्या कहा? फैसल वाटा ने कहा जी मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिलेंगी। मैं इस स्टेटमेंट के ऊपर बात ही नहीं करता, आपको एक बुनियादी चीज बता देता हूं, उसको आपने अपने ध्यान में रखना है। ये जो सिस्टम के जितने भी टाउट्स हैं ना, इस वक्त जो लोग एस्टेब्लिशमेंट के साथ जुड़े हुए हैं या माजी में जुड़े हुए थे, इनके तमाम अंदाजे ठीक हो रहे हैं। यानी इमरान खान बाहर नहीं आएगा, अंदाजा ठीक हो रहा है। यानी फलां को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी, अंदाजा ठीक हो रहा है। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, अंदाजा ठीक हो रहा है।
कादी फायद ईसा साहब ये वाला फैसला देंगे, अंदाजा ठीक हो रहा है। 63A का फैसला ये आएगा, अंदाजा ठीक हो रहा है। जस्टिस याया अफरीदी ही चीफ जस्टिस बनेगा, अंदाजा ठीक हो रहा है। निजाम के अंदर जितनी भी चीजें हो रही हैं उनका अंदाजा इनका बिल्कुल ठीक है, लेकिन इनका हर वो अंदाजा गलत साबित हो रहा है जहां पे अवाम इन्वॉल्व हो जाती है। मिसाल के तौर पे इनका अंदाजा था 8 फरवरी को इमरान खान फारिग हो जाएगा, अंदाजा गलत हो गया। लोग निकलेंगे नहीं वोट डालने के लिए, अंदाजा फारिग हो गया। इमरान खान जेल में है, एहतजाज के लिए कोई नहीं निकलेगा, अंदाजा फारिग हो गया। पाकिस्तानी मायूस हो चुके हैं, इमरान खान को गायब कर दो, लोग उसको नहीं मिलेंगे, अंदाजा फारिग हो गया। जहां पे इन्होंने पाकिस्तानी लोगों के बारे में असेसमेंट की, अवाम के बारे में असेसमेंट की, मम्मी डैडी मार नहीं खाएंगे, अंदाजा गलत हो गया। तो जहां इन्होंने अवाम का असेसमेंट किया वो गलत हो गया, जहां इन्होंने निजाम का असेसमेंट किया वो ठीक था। इसका मतलब है कि निजाम के अंदर प्रॉब्लम है और अवाम इनके कंट्रोल में नहीं है। अवाम के बारे में इनके सारे अंदाजे गलत साबित होते हैं और खवास के बारे में या आप कह लें निजाम के बारे में इनके अंदाजे ठीक होते हैं, क्योंकि निजाम को ये लोग हैंडल करते हैं। अब होना पता क्या है, आखिरी जुमला बोल रहा हूं, इसके बाद बीलॉग खत्म करते हैं। होना यह है कि इस निजाम को इस अवाम ने ठीक करना है। जिस दिन इस तरह के लोगों के निजाम के बारे में अंदाजे गलत साबित होना शुरू हो गए तो आप समझ लीजिएगा कि आपकी आवाम के साथ साथ आपका निजाम भी बेहतर हो रहा है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।